नमस्कार मित्रों। और आज हम लोग शुरू करते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी का अगला भारतेंदु युगीन चेतना का विकास, जो कि 1900 से 1920 माना जाता है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने जी इसको नाम दिया है भारतेंदु युगीन चेतना का विकास, और बाकी इसका नाम है द्विवेदी युग। तो हम लोग देखते हैं। तो ये है मित्रों, यहाँ से हम लोग देखते हैं जो जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 1913 ईस्वी में रवीन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर इसके बाद तिलक ने स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया था, और तिलक की पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी पुस्तक का नाम है संपत्ति शास्त्र, जो कि 1908 में प्रकाशित हुई थी। इसी के साथ ही यहाँ पे आपका ये प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग कहा जाता है। और ये इनका कथन है ज्ञान राशि का संचित कोश, वे साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश मानते थे। फिर इधर हम लोग आ जाते हैं मित्रों, तो ये है आपका रामचंद्र शुक्ल जी का। तो यहाँ देख लीजिए, ये इनका कथन यहाँ से यहाँ तक है। तो हम लोग कथन पढ़ लेते हैं। सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियाँ दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया। यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखक अपनी भूलों और गलतियों का समर्थन जो है और तरह तरह की बातें बनाकर करते रहे, पर अधिकतर लेखकों ने यहाँ उसका लाभ उठाया और लिखते समय व्याकरण आदि पूरा ध्यान दिया। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव का स्मरण, जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बराबर बना रहेगा। तो ये इनका कथन है रामचंद्र जी का। अब इसके बाद यहाँ हम लोग अगला देखते हैं। 1884 प्रयाग में हिंदी उद्धारिणी प्रतिनिधि मध्य सभा का गठन किया गया। और ये है आपका 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद यहाँ है बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार इसके मुख्य संस्थापक थे। हिंदी शब्द सागर, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास जैसे ग्रंथों का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा ही हुआ था। तो हम लोग अगला देखते हैं मित्रों। ये है आपका सरस्वती का संपादन किसने किया था? तो सरस्वती का संपादन द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी में किया था। फिर इसमें है रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, यहाँ पर देख लेते हैं मित्रों। संसार की हर एक बात सब बातों से संबद्ध है, अपने अपने मानसिक संगठन के अनुसार, या किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। ये संबंध सूत्र एक दूसरे से ही नथे हुए पत्ते के भीतर नसों के समान चारों ओर एक जाल के रूप में फैले हैं। तो ये इनका कथन है, इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये है पंडित रामचंद्र शुक्ल महत्वपूर्ण निबंध कविता क्या है, 1909 में लिखी गई थी। और ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये कवि और कविता क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं, जैसे निबंध महावीर द्विवेदी के द्वारा लिखा गया था। अब ये है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो गुलेरी ये हैं 83 और 1920। तो इनका प्रमुख निबंध जो है ये है कछुआ धर्म और मारे सिमोहि कुठां। तो ये इनका निबंध हो गया। फिर इसके बाद है सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह। तो ये अध्यापक पूर्ण सिंह 1881 में जन्म और 1931 में मृत्यु। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, ये इनका निबंध था। और इसके बाद अगले पेज पर हम लोग देख लेते हैं, ये हैं श्याम सुंदर दास। तो इनका जन्म जो है बाबू श्याम सुंदर दास का 1875 ईस्वी से में जन्म और 1945 में मृत्यु। इनका कोई बहुत खास रचना इन्होंने नहीं दिया है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त हैं। तो इनका जो जन्म हुआ 1865-1907 और इन्होंने शिव शंभू का चिट्ठा लिखा था।
यानी वो शिव शंभू के नाम से अपना ये जो है रचनाएं लिखते थे। और ये शिव शंभू का चिट्ठा जो है लेखक भांग के नशे होने का मुखौटा पहन लेता था, और किसी बूढ़े आदमी को इसने भांग का नशा मुखौटा पहनाकर अपना पत्र लिखा करता था। अब इसके बाद ये है मित्रों उपन्यास। तो उपन्यास में हम लोग देख लेते हैं परीक्षा गुरु, हमने पहले ही चर्चा इसकी कर ली है। चंद्रकांता भी 1891 में प्रकाशित हुआ था, देवकीनंदन खत्री। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास भारतेंदु युग में लिखा गया। यहाँ से आपका कई प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों। हिंदी का पहला उपन्यास कौन था? परीक्षा गुरु उपन्यास किसने लिखा? या श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नामक उपन्यास किस युग में लिखा था? तो भारतेंदु युग में ही लिखा था। नेक्स्ट है मित्रों ये पंडित किशोरीलाल गोस्वामी। इनका जो जन्म है वो 1865 से 1932 माना जाता है, और इनके उपन्यासों की संख्या यहाँ 65 इन्होंने बताया है। तो ये तारा है, चपला है, नव्य समाज चित्र है, ये तरुण तपस्विनी हो गया, कुटीर वासिनी, रजिया बेगम, रंग महल में हलाहल, फिर ये लीलावती का आदर्श, सती, राजकुमारी, लवंगलता, फिर ये है आपका आदर्श बाला, हीराबाई, लखनऊ की कब्रशाही या महल शाही महल सराय, इनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। प्रश्न यहाँ से एक आपका बन जाएगा, गोस्वामी जी का उपन्यास कैसे है? तो यौन भावना प्रधान उपन्यास है, वासना का रंग उनमें चटकीला है। बाबू गोपाल राम गहमरी को देखते हैं, 1866 में जन्म, 1946 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो जासूसी उपन्यास इन्होंने लिखा था। भोजपुर का ठग, बड़ा भाई इसमें प्रमुख हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं मित्रों ये कहानी के संबंध में ये नामवर सिंह का एक कथन है कि कहानी छोटे मुंह से बड़ी बात करती है। तो ये कथन किसका है? नामवर सिंह का। अक्सर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कहानी छोटे मुंह से बड़ी बात करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है नामवर सिंह का। नेक्स्ट पेज, हिंदी कहानियों का दर्शन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये हिंदी कहानियों का दर्शन सबसे पहले सरस्वती में हुआ था। फिर यहाँ पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती सरस्वती 1909 में प्रकाशित हुई थी। फिर शुक्ल जी ने 1900 से 1907 तक प्रकाशित होने वाली 6 कहानियाँ, इंदुमती, गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडिताई, दुलाई वाली। ठीक है, तो ये आपका 6 कहानियाँ इन्होंने जो है चुना है पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने। और इसके बाद यहाँ आप देख लीजिए इंदुमती और गुलबहार के लेखक जो है किशोरीलाल गोस्वामी थे। और यहाँ पर आप देखें अगला है, प्रसाद ने 1911 में ग्राम नामक कहानी अपने मासिक पत्र इंदु में प्रकाशित किया। कौशिक का सामाजिक पारिवारिक कहानी रक्षाबंधन 1913 में छपी थी। फिर ये है राजा राधिका रमण प्रसाद का प्रसिद्ध कहानी कानों में कंगना। तो इंदु तेरे कानों का कंगना राधिका ले गई। तो राधिका रमण ये लेखक का नाम है मित्रों। इंदु पत्रिका हो गई 1913, यानी 13 ये सन हो गया। इंदु तेरे कानों का कंगना राधिका ले गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी कहानी उसने कहा था 1915 ईस्वी सरस्वती में छपी थी। तो इसके बाद यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, ये है आपका यहाँ से नाटक। जैसा कि हमने बताया ये सभी रचनाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं वनडे एग्ज़ाम के लिए और टीजीटी पीजीटी, तो इसलिए इसे हमें अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। यहाँ कुछ संस्कृत के नाटक हम लोग देख लेते हैं। ये मृच्छकटिक, उत्तर रामचरित, मालती माधव और ये है मालविका अग्निमित्रम। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो लाला सीताराम बीए ने किया था। और यहाँ पर देखिए ये सत्यनारायण कवि रत्न हैं।
तो इन्होंने उत्तर रामचरित और मालती माधव का अनुवाद किया था, इसकी चर्चा की जा चुकी है। फिर ये किशोरी लाल गोस्वामी के नाटक में चौपट चपेट, मयंक मंजरी, और ये पहला प्रहसन है और दूसरा अति सामान्य कोटि का नाटक। इसका मतलब है कि चौपट चपेट प्रहसन है, मयंक मंजरी सामान्य कोटि का नाटक है। हरिऔध ने रुक्मिणी परिणय और प्रद्युम्न ने विजय व्यायोग लिखा। शिवनंदन सहाय ने इनका नाटक का नाम सुदामा है। और ये पूर्ण जी से मतलब है राय देवी प्रसाद पूर्ण, तो राय देवी ने चंद्रकला भानु कुमार नाम का नाटक लिखा। तो अब हम देखते हैं मित्रों, ये है आपका समालोचना। तो हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी कालिदास की आलोचना है। और उसके बाद तो मित्रों उसके बाद इन्होंने जो है ये नैषध चर्चा और विक्रमांक चरित, देवचरित चर्चा और कालिदास की निरंकुशता पर भी इन्होंने आलोचना लिखी है। एक ये और इधर पेज पे है मित्रों, ये नेक्स्ट पेज पर मिश्र बंधु श्याम बिहारी सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधु में ये 3 नाम आते हैं। तो यहाँ पर श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, श्याम सुख गणेश, एक गणेश बिहारी भी हैं। ये तीनों मिश्र बंधुओं में इन्होंने हिंदी नवरत्न लिखा जो है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर पंडित ये कृष्ण बिहारी मिश्र 1890, और ये आपका देख लीजिए देव और बिहारी पुस्तक में देव को बिहारी से बड़ा कवि सिद्ध किया। इसके उत्तर में ये लाला भगवान दीन थे। तो लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखकर बिहारी को बड़ा साबित किया है। तो यह है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938 ईस्वी। तो यहाँ हम देखते हैं ये इनका जो है कथन, इनका क्या है ये देख लीजिए। महावीर प्रसाद, कविता यदि यथार्थ में कविता है तो संभव नहीं कि उसे कुछ सुनकर असर ना हो। कविता से दुनिया में आज तक बड़े बड़े काम हुए हैं। तो ये कविता कविता कविता, तो कविता के बारे में एक उनका भी कविता क्या है, रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। फिर इन्होंने लिखा है यहाँ गद्य और पद्य दोनों में कविता हो सकती है, ये भी कथन महावीर का है। इसके बाद है रामचंद्र शुक्ल, ये इनका जन्म 1884 और 1941 में हुआ। लेखन काल जो है इनका है ये साहित्य नामक निबंध 1904 सरस्वती में छपा था। अब हम देख लेते हैं मित्रों कविता की बात। श्रीधर पाठक जी का जन्म 1876 और 1928 में हुआ था। मृत्यु, श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। पाठक जी पहले ब्रजभाषा में करते थे। प्रकृति प्रेम के प्रति उन्होंने ब्रजभाषा में ही अपना प्रकट किया। 1900 ईस्वी में उन्होंने गुणवंत हेमत नाम का कविता लिखी थी। फिर इसके बाद यहाँ आप देख लीजिए मित्रों ये इनका कथन है श्रीधर पाठक जी का। खरीफ के खेतों में अब सुनसान है, रब्बी के ऊपर किसान का ध्यान है। जाता राहट पर रोहे चल रहे, बरहे जल के चारों ओर निकल रहे। जो गेहूं के खेत सरस सरसों घनी, दिन दिन बढ़ने लगी विपुल शोभासनी। सुघर सौंफ सुंदर कुसुम की क्यारियां, सोअपालकादि विविध तरकारियां। अपने अपने ठौर सभी ये सोहते, सुंदर शोभा से सबका मन मोहते। तो ये है इनका पंक्तियां मित्रों, तो यथासंभव जैसे हुआ। अब हम देखते हैं श्रीधर पाठक जो है ये एकांतवासी योगी, ख्याल या लावनी के लय पर किया है। गोल्ड स्मिथ का पुस्तक ट्रैवलर का इन्होंने छंदोबद्ध अनुवाद जो है किया है।
तो वो किस नाम से किया है देख लें। वो इन्होंने श्रांत पथिक नाम से किया है। उजड़ ग्राम भी इनकी रचना ब्रज भाषा में है, और उजड़ ग्राम भी यहाँ पर ये गोल्ड स्मिथ की कविता द डेजर्ट विलेज का है। द डेजर्ट विलेज गोल्ड स्मिथ की ही कविता है। श्रांत पथिक ट्रेवलर, और ये द डेजर्ट विलेज ब्रज भाषा में लिखा अनुवाद किया है। सांध्यहटन की ये पंक्तियां हैं श्रीधर पाठक जी की। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था, प्रसव काल की लालिमा में लासा, बाल शशि व्योम की ओर थाया रहा, बाल शशि व्योम की ओर थाया रहा। तो इस तरह से मित्रों पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय 1865 में जन्म हुआ। 1947 में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रबंध काव्य प्री प्रवास 1914 ईस्वी में इनका लिखा गया है। ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख लीजिए गोवर्धन धारण की घटना को इन्होंने कैसे प्रस्तुत किया है। तो कथन देख लेते हैं मित्रों। लखा पार प्रसार गिरिंद में ब्रजधर अधिप के प्रिय पुत्र का, सकल लोग लगे कहने उसे रख लिया है, सकल लोग लगे कहने उसे रख लिया है, उंगली पर श्याम ने। तो यहाँ इसमें हम लोग देख लेते हैं मित्रों नवधा भक्ति की व्याख्या लोक परक रूप से की गई है। कृष्ण को इन्होंने जननायक का रूप दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर पंक्ति यहाँ देख लीजिए, ये प्री प्रवास का है। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कालिका राकेंदु विवान्दिना श्री राधा मृदु भाषिणी मृग दृगी माधुर्य सन्मूर्ति थी। तो ये पूरा संस्कृत है, यहाँ केवल सहायक क्रिया ही हिंदी का है, बाकी पूरा संस्कृत है। ये चोखे चौपदे से चौपदों का संग्रह इन्होंने देख लीजिए लिखा है। क्यों पले पीस कर किसी को तू है बहुत पाली सी बुरी तेरी, हम रह चाहते पटाना ही पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। ये चोखे चौपदे का है। पद्य प्रसून और वैदेही वनवास इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं मित्रों। मैथिली शरण गुप्त 1886 चिरगांव झांसी। तो 64 में मृत ये हुए गोलोकवासी। ठीक है, ये इनकी रचना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जीवन परिचय हमने बता दिया। 1886 चिरगांव झांसी, यानी चिरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ था। 1886 चिरगांव झांसी। 1964 यानी 64 में मृत्यु गोलोकवासी। ठीक है, 1964 में गोलोकवासी। तो इनकी रचनाएं सरस्वती में 1906 से छप रही थी, और इन्हें भारत भारती से सबसे अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। देश के अतीत वर्तमान का चित्र इन्होंने खींचा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हम लोग देख लेते हैं। ये है आपका साकेत। तो साकेत ये क्या है? इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर राम कथा कही गई है। तो ये है आपका यशोधरा। तो ये यशोधरा जो है, इनकी नायिका गौतम बुद्ध और पत्नी यशोधरा। विकट भट्ट, तो राजपूत सरदार, जोधपुर के राजा राजपूत सरदार। चलने वाली कथा, वचन निभाने का वर्णन है। रंग में भंग का विषय, राजपूती यान की कथा है। गुरुकुल या सिख गुरुओं की कथा है। फिर ये है आपका किसान, किसानों के जीवन का संघर्ष है। सिद्धराज, प्लासी का युद्ध, जयद्रथ वध, पंचवटी, ये भी सभी प्रबंध काव्य हैं। जय भारत नाम से इन्होंने महाभारत की कथा भी लिखी थी। और ये जो है गुप्त जी की संवेदना की व्यापकता का प्रमाण, मार्क्स की पुत्री जैनी पर रचित जैनी नामक उनकी कृति है। तो जैनी किस पर का विषय क्या है? तो मार्क्स की पुत्री जैनी पर यह रचित है। फिर यहाँ साकेत में राम का कथन इन्होंने यहाँ देख लीजिए क्या लिखा है।
संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। तो ये कथन रहा मित्रों। अब इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं, यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है मैथिली शरण गुप्त जी का ही। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे। तो इस तरह से यहाँ पर है। फिर यहाँ यशोधरा आप देख लीजिए, ये मैथिली शरण गुप्त का ये भी कथन है, यशोधरा से लिया गया है। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो ये है मेघनाथ वध का इन्होंने अनुवाद किया है मित्रों। और मेघनाथ वध है किसका ये, तो ये था आपका मधुसूदन दत्त का मेघनाथ वध, इसका अनुवाद इन्होंने किया था और अभी तक है भी वो। यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी का कथन हम लोग देख लेते हैं। तो इनका कथन क्या है मित्रों, ये हमें देखना है। तो इन्होंने लिखा क्या है, ये गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है, काला अनुसरण की क्षमता अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं का। तो यहाँ पर हम लोग केवल इतना पकड़ लेते हैं मित्रों कि जैसा ये उसका विकास भारत भारती में मिलता है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, और ये कथन आपको दिख भी रहा है, तो बड़ा कथन है तो इसलिए आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। ये बगल बगल कभी कट जाता है, साइड में है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है मेघनाथ वध का अनुवाद इन्होंने आतुकांत कविता में किया, यानी जो हमने अभी पढ़ा था उसको इन्होंने आतुकांत। गुप्त जी ने गेय पद और गीत भी लिखे हैं, हर गीतिका इनका प्रिय छंद है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद कौन सा है, तो इनका प्रिय छंद हरि गीत का है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं राम नरेश त्रिपाठी, तो 1889-1962, ठीक है, इसमें इनका जन्म हुआ था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, इनका जो है यहाँ पे शुक्ल जी का ये कथन दिया गया है कि देशभक्ति को रसात्मक रूप त्रिपाठी जी द्वारा प्राप्त हुआ। तो देशभक्ति को रसात्मक रूप किसके द्वारा प्राप्त हुआ, त्रिपाठी जी के द्वारा। फिर ये इनकी आपकी रचनाएं हैं, तो ये रचनाएं कौन कौन सी हैं, मिलन, पथिक और स्वप्न, ये किसकी रचनाएं हो गई, त्रिपाठी जी की, यानी राम नरेश त्रिपाठी। पथिक में दक्षिण भारत और स्वप्न में उत्तर भारत की प्रकृति का उन्होंने वर्णन किया है। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रामचंद्र शुक्ल का काव्य संग्रह इन्होंने भी काव्य लिखा था, यद्यपि ये आलोचनाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं मित्रों। तो हृदय का मधुभार नाम से लिखा था, और लाइट ऑफ एशिया का नामक अंग्रेजी काव्य का अनुवाद इन्होंने बुद्ध चरित नाम से किया था मित्रों, ब्रज भाषा में। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। रामचंद्र शुक्ल की कविता काव्य संग्रह का नाम तो हृदय का मधुभार, लाइट ऑफ एशिया बुद्ध चरित नाम से ब्रज भाषा में अनुदित किया इन्होंने। यहाँ हम देख सकते हैं कि ब्रज भाषा में अनुदित किया किसका, बुद्ध चरित नाम से, लाइट ऑफ एशिया का। फिर है ये श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी और जौहर, ये वीर रसात्मक प्रबंध काव्य की रचना इन्होंने किया था। अब हम आ जाते हैं गांधी युग का साहित्य, यथार्थ और स्वप्न की अभिव्यक्ति, ठीक है। 1920 से लेकर 47 तक के साहित्य कालखंड को इन्होंने गांधी युग कहा है कि इन्होंने, तो ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने कहा है। फिर इसके बाद यहाँ इस पेज पे कोई प्रश्न नहीं है, केवल यहाँ पर इन्होंने रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है मित्रों कि ज्ञान के साथ भावना का भी विकास होता है। तो ये है ज्ञान के साथ भावना का भी विकास होता है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मित्रों उपन्यास। तो उपन्यास में यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन दिया गया है, हम लोग देख लेते हैं। कहा, अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, रहन सहन
आशा आकांक्षा और सुख दुख और यहाँ सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। यहाँ तक है आपका। तो ये कथन आप इसको मित्रों इम्पॉर्टेंट होते हैं, देख लीजिएगा कथन। अब हम देखते हैं प्रेमचंद जी का जन्म 1880, मृत्यु 1936। प्रेमचंद पर गांधी का प्रभाव स्पष्ट है और उनके पात्र व चरित्र चित्रों पर भी गांधी जी का ही दबाव है। प्रेमचंद का अंतिम और प्रतिनिधि उपन्यास गोदान में आदर्शवाद से उनका मोह भंग हो गया। यहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न आता है मित्रों टीजीटी पीजीटी में कि प्रेमचंद का ये जो उपन्यास है गोदान, ये आदर्शवाद है या यथार्थवाद है, या यथार्थ उन्मुख आदर्शवाद या आदर्श उन्मुख यथार्थवाद। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं मित्रों की आदर्शवाद से मोह भंग हो गया, मतलब आदर्श उन्मुख यथार्थवाद। ठीक है, तो यही हमारा सही है। और यथार्थ को इन्होंने दृष्टि में रखा है, इसीलिए गोदान जो है ये क्या है, दुखांत है। प्रेमचंद जी का गोदान क्या है, ये दुखांत है। फिर इसके बाद ये देख लीजिए, प्रेमचंद मूलतः कृषक जीवन के रचनाकार हैं। इसका चित्रण रंगभूमि और प्रेमाश्रम में करते हैं। गोदान में यहाँ उन्होंने दिखाया है छोटा किसान भूमिहीन होकर कैसे मजदूर बन जाता है। नारी पराधीनता को इन्होंने सेवा सदन में बहुत अच्छी तरह चित्रित किया है। तो इसका मतलब ये हो मित्र, सेवा सदन का विषय क्या है, नारी पराधीनता। फिर ये यहाँ पे सेवा सदन की ये पात्र का नाम है सुमन। तो ये जो है भारतीय कथा साहित्य की पहली नारी पात्र है जो यह बात समझती है और इसके विरुद्ध विद्रोह करती है। तो ये अगर ऐसे कथन आ जाएगा तो ये कथन आप लिख दीजिएगा, विश्वनाथ त्रिपाठी का है। तो यहाँ से हम लोग आगे प्रेमचंद के ये उपन्यास है मित्रों, सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1924, कायाकल्प 1926। तो ये सेवा, प्रेम, रंग, काया 18, 22, 24, 26 चार उपन्यास हमने बताया। यानी सेवा सदन 18 में रहकर आदमी को सेवा करना चाहिए, 22 साल की उम्र में प्रेम करना चाहिए, 24 साल में रंगभूमि में जाइए और 26 में आपका अपने आप कायाकल्प हो जाएगा। ठीक है। निर्मला 28 साल का थी तभी वो गबन कर दी गई 31 साल में ना, यानी निर्मला 28 साल का थी तो उसने 31 बार गबन कर दिया क्या, अपनी कर्म भूमि को 32 कर्म भूमि को उसने 31 बार गबन कर दिया। किसने, निर्मला ने। और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में खुद प्रेमचंद जी ने 36 गोदान किया, 36 गायों का दान किया खुद प्रेमचंद जी ने। और ये मंगल सूत्र अपूर्ण रह गया, यानी कोई किसी को मंगल सूत्र नहीं पहना पाया। अब हम लोग देखते हैं वृंदावन लाल वर्मा 1889 और 1969। तो ये हम लोग यहाँ पर इन्होंने देख लीजिए इनकी जो रचनाएं हैं। तो ये है गढ़कुंडार और विराटा की पद्मिनी। फिर ये है मित्रों आपका झांसी की रानी और मृगनयनी, इनके बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। फिर इसके बाद यहाँ देखिए ये मार्क्सवादी हैं, यशपाल ने दिव्या लिखा 1945 में। फिर दादा कामरेड नामक उपन्यास लिखा, किसने लिखा, यशपाल जी ने। राहुल जी ने यहाँ पर देख लीजिए जो है सिंह सेनापति, और ये 1942 में लिखा, जय अवधे 44 में। ठीक है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट की आत्मकथा जो है उनका 46 में प्रकाशित हुआ था। तो 46 में बाणभट्ट की आत्मकथा 1000 बार प्रकाशित हुई। तो ये ट्रिकें जो है मित्रों काफ़ी कुछ हमने सर से सीखा था और वो आप भी सीख सकते हैं ऐसे ही। फिर इसके बाद यहाँ है मित्रों कि ये भगवती चरण वर्मा ने क्या लिखा है, पाप और पुण्य की समस्या को लिखा इन्होंने चित्रलेखा में 1934 ईस्वी में। चित्रलेखा का विषय क्या है, पाप और पुण्य की समस्या है।
चित्रलेखा के यहाँ 2 पात्र भी इन्होंने दिया है, चाणक्य और चंद्रगुप्त ऐतिहासिक पात्र हैं, किंतु ये मुख्य कथा प्रसंग से दूर ही रहते हैं। वर्मा जी ने 36 में एक अन्य उपन्यास 3 वर्ष लिखा था, जो सामाजिक उपन्यास है 3 वर्ष। फिर रांगे राघव ने 1946 में सिंधु घाटी सभ्यता की विलुप्त यानी ऐतिहासिक रोमानी उपन्यास लिखा, मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला किसका है? रांगे राघव। कब तक पुकारूं मुर्दों का टीला, डॉक्टर काका प्रोफेसर, तो ये इन्हीं के उपन्यास हैं। फिर अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। तो मित्रों, हम कोशिश करेंगे आपके लिए ये रचनाएं हम पूरा गाने में लेकर आएंगे जल्दी ही। यहाँ विशंभरनाथ कौशिक, ये प्रताप नारायण श्रीवास्तव, विशंभरनाथ कौशिक का उपन्यास है माँ, और प्रताप नारायण श्रीवास्तव का उपन्यास है विदा। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास तितली, ग्रामीण जीवन का संघर्ष है मित्रों। इसमें तितली गांवों में पाई जाती है, तो तितली का प्रसाद किसे मिला है? गांव के लोगों को, तो गांव के जीवन का संघर्ष है। निराला ने प्रभावती नामक उपन्यास लिखा, ऐतिहासिक है। अलका सामाजिक उपन्यास है। बिल्ले सुर बकरिया, ये भी निराला का ही है, और ये व्यंग परख है। तो इस तरह से, और ये देख लीजिए कुल्ली भाट और चतुरी चमार, ये भी निराला जी का उपन्यास है, कुल्ली भाट और चतुरी चमार। फिर इसके बाद आता है नाम जैनेन्द्र का। जैनेन्द्र ने लिखा था सुनीता 1935 में, और ये त्यागपत्र 1936 में। ठीक है, यानी 1935 में जैनेन्द्र को सुनीता मिली, तो 36 में उसने त्यागपत्र दे दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए, इन उपन्यासों में जैनेन्द्र जी के सामाजिक, पारिवारिक और यौन समस्या से संबंधित है, और निसंदेह से जटिल चरित्रों की सृष्टि हिंदी उपन्यास में पहली बार हुई। ऐसे अगर कथन आएगा तो वो जैनेन्द्र का होगा। जयशंकर प्रसाद जो है कंकाल 1930 में लिखा था, जिसे कुछ लोगों ने इसे प्रकृत यथार्थवादी उपन्यास माना है। जयशंकर उपन्यास के कंकाल को। बेचन सर्गमा उग्र का है, ये दिल्ली का दलाल हो गया। मनुष्यानंद हो गया, सरकार तुम्हारी आंखों में बुधुआ की बेटी। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दिल्ली का दलाल ने बुधुआ की बेटी को सरकार तुम्हारी आंखों से में बेच दिया। ठीक है, यानी बेचन का मतलब हो गया बेच दिया। सरकार तुम्हारी आंखों में, दिल्ली का दलाल ने बुधुआ की बेटी को बेच दिया। तो आप ऐसे, ये मनुष्यानंद का अत्याचार है, तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं मित्रों। फिर हम लोग देखते हैं मित्रों, अगला है ये ईलाचंद जोशी जी हैं। तो इनके 2 उपन्यास, सन्यासी 41, पर्दे की रानी 41। तो यहाँ आप देख लीजिए, सन्यासी जब पर्दे की रानी से 41 बार मिला ना, तो पर्दे की रानी से जब ईलाचंद जब पर्दे की रानी से मिले तो वो जोश में 41 बार सन्यासी हो गए थे। आप ऐसे लर्न कर लीजिएगा कि ईलाचंद जब पर्दे की रानी से 41 बार मिले तो वो जोश में आके सन्यासी हो गए। तो अज्ञे जी, ये शेखर एक जीवनी, इसका प्रथम भाग 1941 में और दूसरा भाग 1944 में लिखा गया था मित्रों। ये आतंकवाद की छाया में लिखा हुआ उपन्यास है, और ये जो है आपका आगे देखते हैं, उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। गिरती दीवारें 1947, ये सामाजिक उपन्यास है। तो हम इसको लर्न कर सकते हैं कि मित्रों, कि जब हमारी दीवार गिरी तो हम आंसू बहाने लगे, अश्क बहाने लगे, और समाज आकर देखा। ठीक है, समाज यानी 47, यानी जब हमारी दीवार गिरी तो हम 47 अश्क बहाए और समाज ने इसे देखा। अमृतलाल नागर के मित्रों यहाँ 2 उपन्यास हैं, नमाबी मसनद और सेठ बांकेमल। शिव पूजन सहाय, देहाती दुनिया, जो आंचलिक उपन्यासों के अग्रदूत माने जाते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, देहाती दुनिया, शिव पूजन सहाय। अब हम देखते हैं कहानी। तो कहानी में मित्रों ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई, और 1916 में प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर प्रकाशित हुई थी।
फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, ये प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। सारंगा सदैव वृक्ष, आत्माराम, दामुल का कैदी। और ये दामुल का कैदी कथानक गढ़ने में पुनर्जन्म का भी सहारा लिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ आप देख लीजिए, ये है नमक का दरोगा, इस्तीफा, मैको परीक्षा, ये भी इन्हीं की कहानियाँ हैं। फिर यहाँ है आप देख लीजिए, ये बूढ़ी का की आ गई। फिर ईदगाह, रामलीला, ये सभी इनकी कहानियाँ हैं। किनकी हैं ये? प्रेमचंद जी की। दो बैलों की कथा, हीरा मोती, पूस की रात, झबरा, आत्माराम का तोता। और ये दो बैलों की कथा पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी है मित्रों। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं, ये है आपका शतरंज के खिलाड़ी। तो ये शतरंज के खिलाड़ी जो है मित्रों, ये ऐतिहासिक वातावरण को लेकर लिखी गई है, शतरंज के खिलाड़ी। फिर ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। इन्होंने कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है किसे? प्रेमचंद को। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं इनकी अंतिम कहानी कौन सी है, तो ये कफन 1930 में लिखी गई थी। और इसके बाद है यहाँ निम्नलिखित श्रेणी देख लीजिए, इनको कुछ दिया गया। लोक वार्ताओं का आश्रय लेकर चलने वाली कहानी, सारंगा सदावृक्ष। ऐतिहासिक कहानियाँ, दिल की रानी, शतरंज के खिलाड़ी। हृदय परिवर्तन में मैकू, नमक का दरोगा, इस्तीफा। प्रतीकात्मक कहानी है दो बैलों की कथा। व्यंग्यपरक कहानी, मोटे राम शास्त्री, मोटर के छींटे। पूर्णतः यथार्थ बोध पर आधारित कहानी, कफन और पूस की रात। ये यथार्थ बोध पर है आधारित। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मित्रों, ये हैं जयशंकर प्रसाद। तो इन्होंने सामाजिक और चरित्र प्रधान कहानी लिखी थी। पुरस्कार, आकाशदीप। तो ये मधुआ गुंडा, ठीक है। और ये आकाशदीप जो है आपका रोमानी ऐतिहासिक कहानी है। मधुआ प्रेमचंद की और गुंडा उग्र की कहानियों से मिलती जुलती है, ठीक है। अब यहाँ पर राय कृष्ण दास जी, इनकी कहानी अंतःपुर का आरंभ जयशंकर प्रसाद के प्रभाव से लिखी गई थी, ऐसा मानते हैं लोग। फिर विशंभरनाथ शर्मा की कौशिक की कहानी देख लेते हैं। तो इनकी कहानी है ताई। और सुदर्शन की कहानी का नाम है हार की जीत, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर है देख लीजिए यशपाल जी। तो इनकी पहली कहानी का नाम है मकरील, जो 1934 में छपी थी। फिर ये कहानी संग्रह इन्हीं का है, पिंजड़े का उड़ान 1939 में। यशपाल मार्क्सवादी विचारों से प्रेरित थे, ये कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। राहुल सकृत्यायन ने सप्तमी के बच्चे 1935 में लिखा। फिर ये ओल्गा से गंगा इन्होंने लिखा था 1942 ईस्वी में। फिर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, इन्होंने जो कहानी लिखा, ये कहानी संग्रह सवेरा। फिर उपेंद्र नाथ अस्क ने लिखा इनका पहला कहानी संग्रह जो था जुदाई की शाम का गीत 1933 में, ठीक है। तो ये जुदाई की शाम के गीत में 3-3 आंसू आप भी बहा लीजिएगा। दूसरा है इनका डाची 1937 ईस्वी में लिखा गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं मित्रों, ये हैं आपके, हल्का से मैंने तिरछा कर दिया है, थोड़ा दिखता नहीं है, पूरा बगल बगल में कट जाता है, तो हम इसको खुद भी देख लेंगे, नहीं तो अगली वीडियो जब डालेंगे तो फिर सही करेंगे इसको मित्रों। जैनेन्द्र अज्ञेय और इलाचंद जोशी की कहानी में फ्रायड के चेतन अचेतन सिद्धांत का प्रभाव दिखाई देता है मित्रों। जैनेन्द्र की कहानी एक रात काम भावना, असामान्य काम भावना की कहानी है। जैनेन्द्र का ये पहला कहानी संग्रह फांसी 1929 में प्रकाशित हुआ था। फिर इसके बाद अज्ञेय ने आतंकवादी पात्रों के अतिरिक्त विदेशी वातावरण की भी कहानी लिखी थी, ये है विपथगा 1937 में लिखी गई है। फिर यहाँ इलाचंद जोशी की कहानियों में भी सामाजिक यथार्थ को प्रकट करने का आग्रह मिलता है, लेकिन फ्रायड का भी इनका प्रभाव है, तो ये आप इनकी देख लीजिए। धूप रेखा इलाचंद जोशी, दिवाली और होली 42 में लिखी गई,
इलाचंद जोशी, और धूप रेखा 33 में। ठीक है, रेखा धूप में 3-3 बार टहलती है। दिवाली होली पे 2-4 होते हैं, 2-4 का मतलब 4-2 कर लीजिएगा। दिवाली और होली पे हम लोगों की आंखें 2-4 होती हैं, 4-2 होती हैं। ऐसे आहुति 54 का होने पर आपको जोश में आहुति दे देना चाहिए। तो ये है नाटक मित्रों। जीपी श्रीवास्तव, दुमदार आदमी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई कब? 1936 में। तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे मित्रों, वो जो थे कौन? वो प्रेमचंद जी। ये बलराम साहनी के नाटक हैं। मसाल और जादू हम लोग देख लेते हैं। यानी मसाल हो गया नाटक का नाम, और ये जादू की कुर्सी, ये पूरा नाटक का नाम है। जादू की कुर्सी किसका? बलराज साहनी का। फिर ये ख्वाजा अहमद अब्बास का नाटक मैं कौन हूँ। अश्क का नाटक है तूफान से पहले, और सील के नाटक हैं बेकारी, संघर्ष तथा किसान। तो ये इस तरह से हम लोगों ने देखा। अश्क का ये नाटक क्या था मित्रों? तूफान से पहले। तो हम लोग ये देखते हैं समालोचना। तो रामचंद्र शुक्ल ने इस लिखा है यहाँ पर कि पर यह सब आलोचना अधिकतर बहिरंग बातों तक ही रही। भाषा के गुण दोष रस अलंकार आदि की समीचीनता इन्हीं सब परंपरागत विषयों तक पहुंची। अस्थाई साहित्य में परिगणित होने वाली समालोचना, जिसमें किसी कवि की अंतर्वृत्ति का सूक्ष्म छेद होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषताएं दिखाई जाती है, बहुत कम दिखाई पड़ी। तो आप इसमें मित्रों कुछ ट्रिक खोज लीजिएगा कि हाँ जो है ऐसी कौन सी ट्रिक हम इसमें अपना लें कि हमें पता चल जाए कि ये शुक्ल जी की रचना है। तो प्रमुख आलोचक देख लीजिए। स्वयं रामचंद्र शुक्ल, 1884 में इनका जन्म हुआ था मित्रों, और 41 में। यहाँ देख लीजिए 8 का आधा 4, और यहाँ 4 के बाद 1, तो 1 4 8 ऐसे आप कर लीजिएगा। 84 और 41। ठीक है, तो आप 41-84 कर लीजिएगा। 41 चौको 4 एकन्नम 4, 4 4 8, 1 में गुणा करिए, 1 में जोड़ दीजिए, कैसे भी आप याद कर लीजिएगा मित्रों। खैर, यहाँ इन्होंने हिंदी शब्द सागर जो है इसकी भूमिका लिखने की प्रक्रिया में हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास 1929 में इन्होंने लिखा था मित्रों। यानी हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास। और विदित है कि हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था मित्रों। इस पर से भी प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ जो है एक्चुअल में ये था, हिंदी शब्द सागर पहले शब्दकोश था, और उसके बाद में जब भूमिका लिखा गया तो वो वैज्ञानिक तरीके से लिखा गया था, और ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं मित्रों। तो ये है आपका कि शुक्ल जी ने इसका अनुवाद विश्व प्रपंच नाम से किया था। कि इसका जर्मनी के प्राणीशास्त्री हेकल की एक पुस्तक का जो है अनुवाद किया था विश्व प्रपंच नाम से। फिर इसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं मित्रों, तुलसी को लोक मंगल, सूर को जीवन उत्सव का, और जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों कि तुलसी को लोक मंगल का कवि किसने कहा? शुक्ल ने। सूर को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा? शुक्ल ने। जायसी को प्रेम के पीर का कवि किसने कहा? शुक्ल ने। या कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, सूर को कवि कहा जाता है, दे देगा लोक मंगल, जीवन उत्सव, प्रेम की पीर कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ उसके बाद देखते हैं ये शुक्ल जी के सभी चिंतामणि नाम से निबंध 3 भागों में संकलित हैं। अब देखते हैं नंद दुलारे वाजपेयी 1966 से 1968। तो 6 6 8, नंद को दुलार 8 बार करो, 6 6 8 बार करो। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इस नाम से इन्होंने आलोचना लिखा। ये वाजपेयी जी का यहाँ पे कथन है, स्थूल व्यवहारवाद को निस्लीम बतलाकर वास्तववाद की कनकौवे से तुलना कर विद्वान शुक्ल जी ने नवीन कविता के साथ अन्याय किया है। ये आप देख लीजिए।
तो एक शब्द आप पकड़ लीजिएगा यहाँ, रहस्यवाद का कनकौवे से तुलना। तो कनकौवे से ही आप जान लीजिएगा कि कनकौआ नंद दुलारे, ठीक है। तो यहाँ पर है, और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं मित्रों। तो ये है मैथिली शरण गुप्त, और ये रत्नाकर महावीर प्रसाद द्विवेदी और प्रसाद, इन सभी पर इन्होंने अपने निबंध लिखा है। सूरदास पर भी इन्होंने लिखा है मित्रों। और इन्होंने क्या है ये कथन देख लीजिए। यद्यपि रत्नाकर का काव्य छंद, शब्द, मैत्री, अलंकार आदि की दृष्टि से उत्कृष्ट है, किंतु उसकी विषय वस्तु अनिवार्य नहीं, अतः वह इष्ट पेषण है। जो काव्य अनिवार्य नहीं उसे महान नहीं कह सकते। तो हम इतने कथन से पकड़ लेते हैं कि जो काव्य अनिवार्य नहीं उसे हम महान नहीं कह सकते। किसने कहा? तो ये नंदुलारे वाजपेयी। जो महान नहीं होगा उसे कोई दुलार भी नहीं करेगा मित्रों। तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1907 1979। तो इन्होंने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर 1942 में, और ये हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने 40 में लिखा था। फिर इन दोनों पुस्तकों का विषय क्या है? तो ये दोनों ही पुस्तकें शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन है। इनका यहाँ कथन हम लोग देख लेते हैं मित्रों। इनका कथन ये देख लीजिए। यदि कहा, यदि इस्लाम ना आया होता, यदि इस्लाम ना आया होता तो भी हिंदी साहित्य अधिकांश वैसा ही रहता। और इसी कारण ये इनका दूसरा भी कथन इम्पॉर्टेंट, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, ये इस सिद्धांत पर किसने बल दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर यहाँ इन्होंने देख लीजिए मित्रों, कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर की जुलाहा जाति के प्रति विद्रोह आक्रोश समझने की आवश्यकता पड़ी है इनको। कहा द्विवेदी जी की पहली किताब सूरदास पर थी, जिसमें उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम की अलौकिकता की सहृदयता पूर्ण व्याख्या की थी। फिर इसके बाद यहाँ प्रश्न बनता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय कवि कौन थे? तो कालिदास उनके प्रिय कवि थे। और उन्हें कैसे आलोचक कहा जाता है? तो उन्हें मानवतावादी समालोचक कहा जाता है। प्रश्न बनेगा, मानवतावादी समालोचक किसे कहा जाता है? तो हजारी जी को। ये डॉक्टर नागेंद्र हैं, 15-20, आप ऐसे उनका जीवन परिचय 15-20 यानी 1915 और 2000 में ये मर गए थे, मीन्स देहांत हो गया था मित्रों। डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक सुमित्रा नंदन पंत 1938, ये मित्रों पुस्तक का नाम है, नहीं आप लेखक जान लीजिए। सुमित्रा नंदन पंत 1938, इन पर उन्होंने आलोचना लिखी है। डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। तो आपसे प्रश्न आएगा, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा छायावाद को? तो डॉक्टर नागेंद्र। फिर इनकी एक दूसरी पुस्तक है, यहाँ देख लीजिए मित्रों, साकेत एक अध्ययन 1939 में लिखी गई थी। फिर इन्होंने साकेत को क्या कहा है? तो साकेत को डॉक्टर नागेंद्र ने जीवनवादी काव्य कहा है। यहाँ प्रश्न आपका ऐसे भी आ सकता है कि जीवनवादी काव्य किसे कहा जाता है? तो साकेत को किसने कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने। फिर यहाँ मित्रों हम लोग देख लेते हैं, ये डॉक्टर नागेंद्र ने जो है अनुसंधान किया, रस सिद्धांत पर एक ग्रंथ लिखा। फिर ये है आपका कामायनी है, उर्वशी है, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, इन कृतियों पर भी इनके आलोचनात्मक निबंध इन्होंने लिखा है। इसके बाद फिर ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की पुस्तक बिहारी की वाग्भूभेति 1936 के पहले निकल चुकी थी स्वाधीनता के, और इनका विशेष काम विश्वनाथ जी का संपादन और टीका के क्षेत्र में रहा। कृष्ण शंकर शुक्ल ने रत्नाकर 1935 और केशव 1936 पर उल्लेखनीय कार्य इन्होंने किया। फिर ये शांति प्रिय द्विवेदी काव्योचित भाषा में आलोचना लिखे थे। इन्होंने प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी आदि पर अनेक लेखों के माध्यम से काव्य आलोचना इन्होंने किया। हम लोग अब नेक्स्ट पेज देखते हैं मित्रों कि ये है आपका 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, और इसी में आपका क्या हुआ, ये हिंदी में मार्क्सवादी
हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना का उदय हुआ। 1937 के विशाल भारत शिवदान सिंह चौहान का भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक लेख प्रकाशित हुआ था मित्रों। यहाँ देख लीजिए, ये प्राध्यापकी आलोचना के प्रवर्तक कौन थे, तो बाबू श्याम सुंदर दास थे। और इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं मित्रों, ये है कविता। तो इसमें कुछ भी नहीं विशेष। यहाँ से हम लोग देखते हैं सीधे छायावाद। छायावाद का उल्लेख 1920 के आसपास से मिलने लगता है। शुक्ल जी ने इसे रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं के प्रभाव से आया हुआ मानते हैं और इसका संबंध फेंट समाटा छायाभास शब्द से जोड़ते हैं। और उन्होंने छायावाद को चित्र भाषा शैली भी कहा। तो छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब यहाँ नंद दुलारे वाजपेयी जी ने क्या कहा, ये देख लेते हैं हम लोग। तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा कि आध्यात्मिक छाया का भान। किसने कहा? आध्यात्मिक छाया का भान, छायावाद को किसने कहा? तो नंद दुलारे वाजपेयी। नागेंद्र ने कहा, हम लोग पढ़ चुके, स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह ही इन्होंने माना था। फिर इसके बाद है नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक यानी छायावाद नाम से नामवर सिंह ने पुस्तक ही लिख डाला था मित्रों। और इन्होंने इनका ये कथन देख लेते हैं हम लोग कि ये उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति पाना चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। और ये कथन किसका है? नामवर सिंह का है मित्रों। तो यहाँ निराला जी का कथन है, देख लीजिए। मैं शैली अपनाई या देखा मुझे उस दृष्टि से, तो इन्होंने निराला ने लिखा। पंत जी ने छायावाद के बारे में लिखा, बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। ये पंत जी की पंक्ति है। अब यहाँ हम लोग देखेते हैं, ये कुछ पंक्तियाँ ऐसे भी आप देख लीजिए। प्रथम रश्मि का आना रंगीण तूने कैसे पहचाना, पंत जी। प्रथम रश्मि का आना रंगीणी तूने कैसे पहचाना पंत। ये हो गया। किस अनंत का नीला अंचल हिला हिला कर आती तुम सजी हो मंडला कर। निराला जी हो गए। तृण विरुद्ध लहे हो रहे किसके रस से सिंचे हुए प्रसाद। ये महादेवी जी का है। तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। ये महादेवी जी का है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मित्रों, ये प्रकृति। तो प्रकृति चित्र में खड़ी बोली कविता में श्रीधर पाठक से आरंभ हो गया था। फिर यहाँ हम लोग देखते हैं, ये निराला ने बादल को विप्लव वीर कहा, प्रसाद ने अपने देश को अरुण मधुमेह कहा, और ये महादेवी ने रजनी का रूपक अभिसारिका के रूप में बांधा। और ये पंत का प्रकृति वर्णन छायावादी कवियों में विशिष्ट है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं नारी। तो छायावादी कवि नारी को दो रूपों में देखते हैं मित्रों। एक तो उसका दैहिक रूप जो अनादिकाल से पुरुष को आकृष्ट करता रहा है, और दूसरा रूप लौकिक जिसे छायावाद बंधन मुक्त करना चाहता है। अब यहाँ देखिए मित्रों, ये पंत का है, पंत जी का, सुमित्रानंदर पंत का देवी माँ सहचरी प्राण, देवी माँ सहचरी प्राण, ये पंत जी का है। प्रसाद ने नारी को आदर्श श्रद्धा के रूप में देखा। निराला जी ने नारी को जो है विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा कहा। इलाहाबाद के पथ पर तोड़ती हुई मजदूरनी का चित्र देखा खींचा, और तुलसीदास की पत्नी रत्नावली का चित्रण भी इन्होंने रीतिकाल नारिक विषय धारणा को तोड़ने वाली के रूप में किया। अब यहाँ हम इधर रचनाएं देख लेते हैं। प्रसाद ने आंसू के उत्तरार्ध में आंसू की घनीभूत पीड़ा दुख दावा से दग्ध
तो यहाँ एक कामायनी शक्तिशाली और विजयी बनने का आह्वान करती है। शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंजे रहा जयगान। फिर ये निराला है, शिवाजी का पत्र है, इसमें राम की शक्ति पूजा, न्याय जिधर है उधर शक्ति, ये राम की शक्ति पूजा की पंक्ति है निराला जी का। तो यहाँ पर हम लोग कला पक्ष देख लेते हैं। पंत जी निर्जन को गुंजित अली कहते हैं, और प्रसाद की इन पंक्तियों से छायावाद के, तो ये प्रसाद जी का पंक्ति है, हम लोग देख लेते हैं। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को, और पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला, प्रसाद जी का है। फिर उसके बाद यहाँ आप देख लीजिए, मानवीकरण छायावाद का प्रिय अलंकार है। अगर यहाँ प्रश्न आ गया मित्रों की मानवीकरण छायावाद का प्रिय अलंकार है किसके हिसाब से, तो ये सीधे सीधे विश्वनाथ त्रिपाठी के हिसाब से। ऐसे भी प्रश्न पूछ लेगा कि छायावाद का प्रिय अलंकार कौन सा है, तो मानवीकरण। अब हम लोग यहाँ देखते हैं ये निराला जी क्यों प्रसिद्ध हैं। तो छायावाद निराला के मुक्तक छंद के लिए विख्यात है। फिर यहाँ पर इन्होंने देख लीजिए, जागो फिर एक बार समर में, अमर कर प्राण सेंधो तुरंगों पर। तो ये आप यहाँ देख लीजिएगा, चतुरंग चमूसम आदि। पंत का प्रिय छंद रोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंत का प्रिय छंद क्या है मित्रों, तो ये पंत का प्रिय छंद रोला है। फिर इसके बाद यहाँ हम लोग देख लेते हैं, महादेवी के गीतों में नारी सुलभ करुणा है और संकोच का भाव मिलता है। जय शंकर प्रसाद, तो यहाँ शंकर का प्रसाद पाना है तो नवासी, शीश नवासी, तो शंकर जी का प्रसाद मिल जाएगा। शीश नहीं नवाओगे तो नहीं मिलेगा। प्रारंभिक काव्य रचना ब्रज भाषा में। फिर यहाँ इनकी रचनाएं हम लोग देख लेते हैं मित्रों। ये है आपका कानन कुसुम 1912, प्रेम पथिक 13, महाराणा का महत्व 14, चित्राधार 1918, आंसू 26, झरना 27, लहर 1935 और कामायनी 37। तो यहाँ हम देख लेते हैं, 12 साल में कानों में कुसुम पहनिए, 13 साल में प्रेम के पथ पर जाइए, 14 साल में प्रेम के पथ पर जाते हुए 13 साल की प्रेम पथ में जाएंगे अगर, तो 14 साल में महाराणा का महत्व समझ में आ जाएगा, अर्थात सब लोग मारे जाते हैं। फिर ये चित्रों की धार 18 में, जब आप चित्राधार यानी चित्र का आधार, चित्राधार 18, जब आप चित्र को आधार अपना यानी अपने 18 साल की उम्र में चित्र को आधार बनाइए, चाहे जिसका पटेल जी फोटो लगाओ, गांधी जी का लगाओ, किसी का भी अपना आधार बनाइए बेस, कि हम इन्हीं के सिद्धांत पर चलेंगे। तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको 26 साल की उम्र तक आंसू आ जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, और वो आंसू 27 बार से ज़्यादा ही आपके आंखों में झरझर झरझर बहेंगे, और इतना बहेंगे कि आपको 35 लहरें दिखाई देंगी। और फिर अगर आप मान लीजिए ऐसा कर जाते, नहीं करते, आप चित्र को आधार बनाकर काम करते हैं, तो आपको 37 में कामायनी भी मिल जाएगी। तो कामायनी 37 साल में आपको कामायनी पक्का मिल जाएगी। तो ये है, हम लोग देखते हैं मित्रों निराला जी का ना। तो 1816 1961 में इनका ये जन्म महिषादल बंगाल राज्य बैसवाड़ा अवध में उन्नाव जिले में ये पड़ता है। इनकी रचनाएं देख लीजिए, ये प्रबंधात्मक 3 प्रबंधात्मक दीर्घ कविता हैं। तुलसीदास सरोज स्मृति, राम शक्ति की पूजा। सरोज स्मृति उनकी कन्या सरोज की मृत्यु पर लिखी गई है मित्रों, और ये सरोज स्मृति हिंदी का पहला शोक गीत भी कहलाती है। और इसके बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ये अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, अपरा, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, ये सभी निराला की ही रचनाएं हैं, ये काव्य कृतियाँ हैं। सुमित्रा नंदन पंत 0077, मित्रो स्थान इलाहाबाद।
तो ये 0077 का मतलब 7/7 यानी 7/7/1977 होगा मित्रों। 0077 मृत्यु स्थान इलाहाबाद, यानी ये इलाहाबाद में ये देवलोक गए थे, देवलोक पधार चुके थे। तो अल्मोड़ा ज़िले में कौसानी में इनका जन्म हुआ था। तो हम सीधे इनकी रचना ही देख लेते हैं। और सबसे पहले इनका देख लेते हैं, इनका अंतिम काव्य लोकायतन है। फिर ये उच्छ्वास 22 साल की उम्र में सभी को बड़ी बड़ी उच्छ्वास लंबी लंबी सांस आती है। 27 में पल्लू मिल जाता है। 27 में पल्लू जब मिलता है तो भी पल्लू के साथ उसमें वीणा भी उपहार में मिलते हैं। 39 में आपके हृदय में ग्रंथि आ जाती है, गांठ पड़ जाती है। फिर ये गुंजन 32 हो गया मित्रों, युगांत 37 हो गया, युगमाणी 29 हो गया, ग्राम्य 40, स्वर्ण धोली स्वर्ण किलन 1950। महादेवी वर्मा 7/87 आप देख लीजिएगा। पहाड़ा हिंदी वाले गलती पढ़ लेते हैं तो आप याद करिएगा 7/87। फिर ये यहाँ इनका कथन है, मैं नीर भरी दुख की बदली। फिर ये रात के उर में दिवस की चाह का सर हूँ, ये भी इनका कथन है। दीपक और बादल महादेवी जी के प्रिय प्रतीक हैं। इस पर आपका प्रश्न बन सकता है कि दीपक और बादल किसके प्रिय प्रतीक हैं? तो महादेवी जी के। तो ये है 30 बार निहारो नीरजा को 35, यानी 35 की नीरजा को 30 बार निहारो तो सांध्य गीत अपने आप 36 में गाने लगोगे। और यामा भी 36 है, तो सांध्य गीत कब गाओगे? 36 में गाओगे। कब? यामा यानी रात में, यामा माने रात्रि भी होता है। ये इनकी रचना का नाम है। और ये 42 साल की उम्र जब होगी तो दीप शिखा अपने आप तुम्हारे दिमाग में बत्ती जल जाएगी सबके मित्रों। खैर छायावादोत्तर का मित्रों ये जो हम बता देते हैं, आप ट्रिक है, आप जैसे भी चाहें आप अपने से बना सकते हैं। यथासंभव मैं टेम्परेरी आपको बता दे रहा हूँ। जब हम लोग नेक्स्ट रचना पढ़ेंगे आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी या शुक्ल जी का, तो हम आपको उसमें एक एक शब्दों पे, या जब हम टेस्ट पेपर देंगे तो उसमें ट्रिक अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये राम की शक्ति पूजा और ये गोकुल मुत्ता महंगू महंगा रहा, ये किसने लिखा है सभी? ये तो निराला जी ने ही लिखा था, ये इनकी रचना थी। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चन की कविताओं को हालावाद कहा गया मित्रों। बच्चन की कविताओं को क्या कहा गया? हालावाद कहा गया। हाला शब्द क्या है? व्यवस्था विरोध का प्रतीक है यहाँ। तो इसलिए यहाँ हम लोग देखते हैं ये किसका कथन है मित्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। भगवती चरण वर्मा का कथन है मित्रों ये। तो यहाँ पर जो है, यहाँ देख लीजिए, यह पंक्ति मस्ती के दूसरे गायक भगवती चरण वर्मा की है। खैर तो ये इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये एक प्रश्न इनमें से मित्रों पक्का मिलता है ज़्यादातर। बालकृष्ण शर्मा नवीन, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, ये प्रधानतः राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी कवि हैं। फिर इसके बाद मित्रों हम लोग देख लेते हैं ये आज की खड्गधार कुंठिता, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। और कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, तो ये इनकी प्रसिद्ध कविता है। और स्वतंत्र भारत में उन्हीं का प्रबंध काव्य उर्मिला भी छपा था। ठीक है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर 1908-1974। रेणुका हुंकार इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। वे अधैर्य के कवि माने जाते हैं। ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मित्रों, वनडे के लिए भी, टीजीटी पीजीटी के लिए भी। कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, तो ये इनका रचनाएं हैं। कुरुक्षेत्र में युद्ध पर विचार किया गया है। उर्वशी नर नारी के सनातन यौन संबंधों को एक श्रृंगारी काव्य है। और उसके बाद हम देखते हैं ये माखनलाल चतुर्वेदी 89-68 यानी 1889 में जन्म हुआ।
और 1968 में मृत्यु हुई थी। तो यहाँ एक भारतीय आत्मा और राष्ट्रीय कविताएं, ये राष्ट्र कवि भी हैं। पुष्प की अभिलाषा इनकी रचना हो गई। ठीक है। नरेंद्र शर्मा 1389, तो ये है नरेंद्र शर्मा 1389, 1913 और 89। रूपाभ पत्रिका का इन्होंने मित्रों संपादन भी किया था। और यहाँ आप देख लीजिए, ये है इनका पलाश वन और प्रवासी के गीत, इनका काव्य संकलन है। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, ये हैं झांसी की रानी, वीर काव्य। फिर प्रगतिशील काव्य आता है मित्रों। तो 36 में ये प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन, सभापति प्रेमचंद। ये प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां हैं मित्रों। प्रगतिवादी काव्य शोषण का विरोध करता है और वह मानता है कि आज किसान मजदूर सामंतों और पूंजीवादियों का अत्याचार हो रहा है। वह मानव इतिहास के विकास को द्वंद्वात्मक दृष्टि से जांचता है और किसान मजदूर एक होकर इस शोषक व्यवस्था का अंत करेंगे। इस अमानवीय शोषण की उपेक्षा आज की वास्तविक कविता नहीं कर सकती। अब यह है दूसरा नंबर। प्रगतिवादी कवि शोषित में शक्ति देखता है, क्योंकि शोषण इतिहास की गति और सामाजिकता के विपरीत है। अतः प्रगतिवादी कवि को शोषित की संगठित शक्ति और भविष्य पर आस्था है। फिर यहाँ पर देखिए केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है मित्रों। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। केदारनाथ अग्रवाल। फिर इसके बाद ये है मित्रों नया सौंदर्य बोध। तो ये यहाँ पर देख लीजिए, किसान नारी का जीवन चित्रण है। रामविलास शर्मा जी जो है ये उनकी पंक्ति है। बीच बीच में सहसा उठकर खड़ी हुई वह युवती सुंदर, लग रही थी पानी झुक कर सीधी करे वो कमर वह पल भर। इधर उधर वह पेड़ हटाती, रुकती जल की धार बहाती राम विलास। बीच में सहसा उठकर खड़ी हुई वह युवती सुंदर। व्यंग में हम लोग देख लेते हैं मित्रों। तो ये नागार्जुन जी ने इस प्रकार से देखिए कैसे इन्होंने लिखा है। घुन खाए सह तीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे। फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। लगा लगा बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे। इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम से सांचे। तो ये नागार्जुन की पंक्ति हो गई मित्रों। प्रकृति आप देख लें, नागार्जुन का ही है। बादल को घिरते देखा है, केदारनाथ अग्रवाल का बसंती हवा। त्रिलोचन का धूप में जगरूप सुंदर। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं छायावाद समय प्रेम संबंधी है हम लोग पढ़ रहे हैं मित्रों। प्रमुख प्रवृत्तियां प्रगतिवादी काव्य की। तो ये हमने पहले और दूसरे में ये पढ़ लिया था कि ये शोषण था किसानों का। फिर ये शोषित में शक्ति कवि देखता है समाज के विपरीत। फिर हम लोगों ने देखा ये नया सौंदर्य बोध, जिसमें ये किसान नारी का चित्रण। फिर व्यंग देखते हैं नागार्जुन का। फिर ये प्रकृति हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं प्रेम मित्रों। तो यहाँ पर आप देखिए ये त्रिलोचन जी का है अकेलापन, कैसे उन्होंने लिखा है। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता। जीवन मिला है यहाँ रत्न, रत्न मिला है यहाँ फूल में मिला है या धूल में मिला है या। मोल तोल इसका अकेले कहा नहीं जाता।
आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता। तो ये था त्रिलोचन की पंक्तियाँ मित्रों। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1943 यानी 43 अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक। तो यहाँ मित्रों कभी कभी आपका प्रश्न ऐसे आ जाता है कि निम्न में शुद्ध नाम कौन है, तो दे देगा प्रथम तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक। तो मित्रों ये यही आपका, इसको हम प्रथम तार सप्तक नहीं कहते, इसका नाम केवल तार सप्तक है। इसमें के 7 कवि ये आप देख लीजिए, गजानन माधव, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नेमीचंद जैन, गिरिजा माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इसको हम देख लेते हैं मित्रों। अज्ञेय विलास गजानन, अज्ञेय विलास गजानन, राम विलास नेमि गिरिजा भूषण। तो इस तरह से यहाँ पे है मित्रों। थोड़ा सा इसको हमने लिखा था, याद नहीं आ रहा है, वो मैंने इसको गाने में ही बनाया था, ये याद आ गया मित्रों। हम लोग देख लेते हैं इसको गाने की तरह में। अज्ञेय गज विलास गजानन, प्रभाकर नेमि गिरिजा भूषण। तो ऐसे रहेगा मित्रों। सबसे पहले अज्ञेय का, अज्ञेय, फिर विलास गजानन, फिर प्रभाकर नेमि गिरिजा भूषण का मतलब भारत भूषण अग्रवाल। अब यहाँ कवियों के संपादकों को राहों के अन्वेषी कहा, और कुल मिलाकर यहाँ पर तार सप्तक क्या था, प्रगतिवादी चेतना की कविताओं का संकलन है। निबंध देख लेते हैं। निबंधों का संग्रह पहले विचार विधि के नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ मित्रों। चिंतामणि पहला भाग 1939 नाम से ये आपका 1939 में प्रकाशित हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पर लोभ और प्रीति, ये आचार्य शुक्ल का था, चिंतामणि भी उन्हीं का है। फिर 1926 में देव शर्मा अभय का पुस्तक जो है तरंगित हृदय आई, और यहाँ पर इन्होंने कहा, ये देख लीजिए इनका इसमें से वाक्य है तरंगित हृदय का, देव शर्मा अभय का। हे आनंद घन, तुम ही यदि ऊपर से शास्त्रों शीतल धाराओं में मूसलाधार इस पर बरसो, तभी इस अग्निकुंड के बुझने की कुछ संभावना है। राय कृष्ण दास का मित्रों ये साधना, छायापथ, वियोगी हरि की भावना, और इनकी रचनाओं को गद्य गीत भी कहा जाता है। ये इतनी जो रचनाएं हम पढ़े हैं, तरंग हृदय, साधना, छायापथ, भावना। फिर यहाँ देख लिए रघुवीर सिंह का निबंध संग्रह है शेष स्मृतियाँ। प्रसाद का निबंध है काव्य कला और तथा अन्य निबंध। निराला का निबंध है प्रबंध प्रतिमा और चाबुक। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ये है महादेवी वर्मा जी का। तो साहित्यिक निबंध है महादेवी वर्मा का विवेचनात्मक गद्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। निबंधों का पहला संकलन विचार और वितर्क 45 में प्रकाशित हुआ। फिर ये है अशोक के फूल 1948 में प्रकाशित हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मित्रों, ये शिव पूजन सहाय, हिमालय, बालक, मतवाला। ये मतवाला पत्रिका का नाम है, यानी ये तीनों ही पत्रिका का नाम है। संपादक के रूप में थे ये शिव पूजन सहाय, हिमालय, बालक, मतवाला के संपादन कार्य किया था। मतवाला के संस्थापक निराला जी थे मित्रों। अब हम लोग देख लेते हैं ये नाटक। तो ऐतिहासिक नाटकों में देख लेते हैं ऐतिहासिक नाटक जयशंकर प्रसाद, ये सभी लोग थे। सामाजिक यहाँ पर आप पढ़ ही लीजिए मित्रों, हरे कृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास, ये सभी कौन है ऐतिहासिक नाटक। आपसे ऐसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन ऐतिहासिक नाटककार है अथवा नहीं है, दो में से एक टाइप से पूछता है। सामाजिक समस्या पर नाटक लिखा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ रस्क, भुवनेश्वर, और ये राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक सामाजिक दोनों प्रकार के नाटक लिखे हैं। फिर इसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं मित्रों, ये चंद्रगुप्त 1931, स्कंदगुप्त 1928, देवसेना ठेठ छायावादी पात्र है मित्रों ये।
ये दोनों ही नाटक चंद्रगुप्त 1931 और स्कंदगुप्त 1928 दोनों ही जयशंकर प्रसाद का है। ये ध्रुव स्वामिनी भी 1933 में उन्हीं के द्वारा लिखा गया था, जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं मित्रों, ये अजात शत्रु हो गया, राज्यश्री, विशाख, जन्मेजय का नाग्य यज्ञ, कामना। कामना को स्वप्न रूपक समझना चाहिए। हरि कृष्ण प्रेमी हैं तो इनका क्या है, शिवा साधना रक्षाबंधन नाटक प्रसिद्ध है। फिर ये है शिवा साधना में छत्रपति शिवाजी के जीवन पर है। रक्षाबंधन जो है वो मेवाड़ की महारानी कर्मवती द्वारा राखी भेजने पर हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को युद्ध में पराजित करके अपने धर्म के बहन की रक्षा की थी। ये इसका विषय है। सेठ गोविंद दास के कर्तव्य, इनके जो नाम है, ये नाटक का कर्तव्य है। इसमें राम और कृष्ण दोनों के चरित्रों को एक ही नाटक में गूंथ दिया गया है और ये दिखाया गया है कि राम लोक हित मर्यादा पालन मर्यादा के द्वारा करते हैं और कृष्ण अपनी अवसरानुकूल रणनीति के द्वारा। तो ये यहाँ से प्रश्न आपका ऐसे बन सकता है मित्रों कि ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें राम और कृष्ण के दोनों को चरित्रों को एक ही नाटक में गूंथ दिया गया, तो वो है कर्तव्य और सेठ गोविंद दास। तो गोविंद को यानी राम और कृष्ण क्या थे, गोविंद ही थे। गोविंद को चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, तो राम और कृष्ण गोविंद के कर्तव्य को बताते हैं। ठीक है, राम और कृष्ण जो है गोविंद का क्या कर्तव्य है यही वो बताते हैं। ठीक है, फिर ये गोविंद वल्लभ पद, इनका नाटक है राजमुकुट और उदय शंकर भट्ट जी का पौराणिक आधार लेकर यह नाटक लिखा गया, राधा विश्वामित्र मत्स्यगंधा। तो इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि लक्ष्मी नारायण मिश्र ने मुक्ति का रहस्य 1932 और सिंदूर की होली लिखा और यहाँ हिंदी नाटक को इन्होंने नया मोड़ दिया था मित्रों। दोनों क्या हैं, समस्या नाटक है। प्रश्न बनेगा सिंदूर की होली नाटक कैसा है, तो समस्या नाटक है। यहाँ शुक्ल जी का एक कथन है मित्रों, एकांकी भारतीय साहित्य में कोई नई विधा नहीं है। एक अंक वाले कई उपरूपक हमारे यहाँ बहुत पहले से माने गए हैं। एकांकी में समय की बचत होती है और कथ्य को अधिक धारदार ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ देख लीजिए, प्रसाद के एक घूंट, यह प्रसाद का एक घूंट, अनेक विचारकों ने इसे एकांकी कहा है। फिर यहाँ आप देख लीजिए, राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एक तोले की अफीम की कीमत 10 मिनट, स्वर्ग का कमरा, ये प्रसिद्ध एकांकी है। अस्क जी का चरवाहे, लक्ष्मी का स्वागत, सूखी डाली, पहेली, ये एकांकी है मित्रों और इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर आपसे पूछ ली जाती है कि यहाँ आप देख लीजिए, पहेली बुझाने पर चरवाहे ने सूखी डाली से लक्ष्मी का स्वागत किया तो लक्ष्मी अस्क बहाने लगी। आप लर्न कर लीजिएगा ऐसे। फिर यहाँ हम देख लेते हैं मित्रों, भुवनेश्वर जी हैं, स्ट्राइक और प्रतिभा का विवाह। तो प्रतिभा से विवाह करने के लिए भुवनेश्वर ने स्ट्राइक कर दिया। आप याद ऐसे कर लीजिएगा, प्रतिभा से विवाह करने के लिए भुवनेश्वर ने स्ट्राइक कर दिया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मित्रों, ये स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य। तो स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य के अंतर्गत मित्रों हम यहाँ से सीधे शुरू करते हैं। 1951 में दूसरा सप्तक, 1959 में तीसरा सप्तक। तो यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये रहता है मित्रों कि पहले सप्तक का प्रकाशन वर्ष, दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष और तीसरे का और चौथे का, तो ये हमें मालूम रहना चाहिए मित्रों। तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि पहले सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो 1943 ईस्वी में। दूसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो ये दूसरे सप्तक का यहाँ 1951 में। और तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो ये है 1959 ईस्वी में तीसरे का। और 59 के बाद यहाँ 79 में आपका चौथा सप्तक अभी आगे आएगा मित्रों। तो ये इस सभी के सप्तकों के संपादक अज्ञेय ही थे। और तार सप्तक अर्थात यहाँ पहला सप्तक 43 में प्रकाशित हुआ,
दूसरे शतक के कवि में आप देख लीजिए, हरि नारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर, नरेश मेहता, शकुंत माथुर, रघुवीर सहाय, धर्मवीर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं मित्रों, थोड़ा सा हमारा क्रम गड़बड़ है, बाकी हमने इसको देखिए कैसे इसको किया है। शमशेर भवानी शकुंतला हरि रघु धर्म नरेश मेहता, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, शमशेर भवानी शकुंतला हरि धर्म रघु नरेश मेहता। तो ये तीसरा सप्तक में आप देख लीजिए मित्रों, तो ये तीसरा सप्तक का आप देख लीजिए मित्रों कैसे है। यहाँ पर प्रयाग मदन नारायण कुंवर सर्वेश्वर केदार, तो ये साथ नहीं हुआ, फिर से देख लेते हैं मित्रों, प्रयाग मदन नारायण कुंवर सर्वेश्वर केदार कीर्ति कीर्ति चौधरी। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा, वो पहले गड़बड़ हो गया था। तो यहाँ नारायण से मतलब मित्रों विजय देव नारायण शाही, और कुंवर का मतलब कुंवर नारायण, तो इसमें दो नारायण हैं, 3 नारायण हैं। तो प्रयाग मदन नारायण कुंवर सर्वेश्वर केदार कीर्ति कीर्ति चौधरी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो ये हम लोग देखते हैं कि इसी बीच किस पत्रिका का संपादन हुआ, प्रतीक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिसके संपादक कौन थे, अज्ञेय। फिर निकष, नई कविता, ये भी साहित्यिक पत्रिकाएं निकली, और इन्हीं पत्रिकाओं के प्रयोग से ये प्रयोगवाद और नई कविता, प्रगतिशील काव्य धारक, समांतर होने वाली काव्य प्रवृत्तियाँ हैं। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं मित्रों, ये अज्ञेय जो है चांदनी को वंचना कहते हैं, और प्रभाकर माचवे क्या लिखते हैं देखें, ये प्रभाकर माचवे जी का है। विज्जा काया के 2 पद सुनकर चित्त हुआ गदगद, तो यहाँ गदगद होना मजाक उड़ाना हो गया। खैर शमशेर बहादुर सिंह ये फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवि के प्रभाव में पर्याप्त, जिनके कारण इनको कवियों का कवि कहा जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं प्रतीक और दूसरा शतक प्रकाशन के बाद प्रयोगवाद अधिक चर्चित हुआ। तो इधर हम लोग नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं मित्रों, हम केवल मित्रों ये मेन ही, ये अज्ञेय जी को क्या क्या कहा गया है, निजता की सुरक्षा का प्रतिनिधि कवि, उन्हें व्यक्तिवादी भी कहा गया है। नदी का द्वीप या द्वीप अकेला इनकी रचना थी। नई कविता में सभी वादों से मुक्ति और लघु मानव के महत्व की प्रतिष्ठा की गई। तो ये मित्रों यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका आता है कि नई कविता यानी लघु मानव के महत्व की प्रतिष्ठा किसमें किया गया, तो नई कविता में। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ विद्रोह या व्यवस्था का विरोध की काव्य प्रवृत्ति थी। अब यहाँ प्रगतिशील काव्य धारा देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये शमशेर बहादुर की कविताएं हैं, अमन का राग, सलोना जिस्म आओना। ठीक है, तो यहाँ अमन का राग, सलोना जिस्म आओना, शमशेर, तो आप ऐसे सीधे सीधा याद कर लीजिएगा कि अमन का राग, सलोना जिस्म आओना, शमशेर। फिर यहाँ पर जो है समय देवता कविता, ये विराटशील गतिशील बिंब है, और ये जो है किसकी, तो ये है नरेश मेहता, बिंबों का जो प्रयोग करने में कुशल हैं। उसके बाद यहाँ आप देख लीजिए ये गिरिजा कुमार माथुर ऐन्द्रियता के कवि हैं, पृथ्वी कल्प इनकी रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र भावों के खुलेपन के कवि हैं, और सतपुड़ा के जंगल इनकी रचना है, यानी प्रबंध है, प्रतिभा झलकी है। प्रथम काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है, तो ये किसका है मित्रों, मुक्तिबोध, और ये मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं, ऐसा ये कहा जाता है। मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं मित्रों ये
यहाँ आप देखिए सुदामा पांडे, तो ये सुदामा पांडे की रचना है संसद से सड़क तक। सुदामा पांडे जी, तो ये सुदामा पांडे संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो ये हो गया सुदामा पांडे जी। रघुवीर सहाय, ये इनका बहुत प्रसिद्ध कथन है। राष्ट्रगीत में भला कौन वहाँ भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन न पाने जिनका गुण हर चरना गाता है। तो ये इन्हें पढ़ के ऐसा लगता है जैसे नागार्जुन की पंक्ति है, लेकिन ये है अब जो है। तो उसके बाद ये है रामदास की हत्या। तो ये रामदास की हत्या, ये भी आपका रघुवीर की ही रचना है मित्रों। और इसके बाद रामदास की हत्या रघुवीर सहाय की ही रचना है। अब इसके बाद यहाँ आप देख लीजिए, ये इनका फिर पंक्ति है। मैंने गोद में बच्चा लिए, स्त्री को बासे में चढ़ते देखा, और मेरे मन में दूर तक कुछ सा घिसटता चला गया। ये है आपका। फिर यहाँ देखिए सर्वेश्वर दयाल का कुआनो नदी हो गया, केदारनाथ सिंह का यहाँ से देखो, और ये श्रीनाथ वर्मा का, श्रीकांत वर्मा का मगध नामक कविता हो गई। फिर यहाँ गीत के क्षेत्र में भी कुछ उल्लेखनीय नाम आए मित्रों। तो हम लोग इसके बाद अगला देखते हैं, ये आंचलिक उपन्यास के बारे में देख लेते हैं। इनमें सबसे पहला नाम महिला आंचल फईश्वरनाथ रेणु का आता है। महिला आंचल का कथा क्षेत्र बिहार का पूर्णिया जिला है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि महिला आंचल फईश्वर रेणु और महिला आंचल कथा क्षेत्र बिहार का पूर्णिया जिला है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए मित्रों, ये है नागार्जुन रतिनाथ की चाची बाल चन्नमा। फिर ये भैरव प्रसाद गुप्त जी का है गंगा मैया धरती। तो गंगा मैया धरती मैया भैरव बाबा की जय। ठीक है, तो गंगा मैया धरती मैया भैरव बाबा की जय। और ये आप देख लीजिए रतिनाथ की जो चाची है वो बाल चन्नमा, बालकों की तरह नाग और अर्जुन को लेकर खिलाया करती है। कौन? रतिनाथ का चाची। अब यहाँ देख लीजिए राही मासूम राजा आधा गांव, भारत विभाजन की त्रासदी इसमें लिखा है। फिर झीनी झीनी बीनी रे चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। फिर ये सामाजिक पारिवारिक उपन्यास है मित्रों, भगवती चरण वर्मा का देख लीजिए टेढ़े मेढ़े रास्ते भ्यूले बिसरे चित, मोहन राकेश अंधेरे बंद कमरे, राजेंद्र यादव का उखड़े लोग योग उखड़े हुए लोग, उपेंद्र नाथ अस्क गिरती दीवारें बड़ी बड़ी आँखें। फिर इसके बाद यहाँ है रमाकांत का उपन्यास तीसरा देश, बेघर ममता कालिया। तो ममता कालिया का बेघर हो गया। फिर इसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं ये असगर वजाहत का क्या है, सात आसमान। फिर ये डॉक्टर देवराज अजय की डायरी उपन्यास का नाम है तो ये अजय की डायरी, लेकिन ये उपन्यास विधा है मित्रों। फिर अज्ञेय के उपन्यास नदी का द्वीप, इसमें राजनीति अस्तित्ववाद मनोविश्लेषण तीनों का प्रभाव है मित्रों। और अजय की डायरी उपन्यास है जो कि डायरी शैली में ही लिखा गया है। इसमें दाम्पत्य जीवन का विचलन, लड़कियों की शादी की समस्या, शिक्षा जगत में फैला भ्रष्टाचार, इन सभी समस्या हैं विषय। अस्तित्ववादी उपन्यास में अज्ञेय का अपने अपने अजनबी हैं। और इसके बाद यहाँ से आप देख लीजिए ऐतिहासिक उपन्यास, तो वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी 1950 में लिखा गया, राहुल संकीर्तन सिंह सेनापति 57 में, और ये सिंह सेनापति का नाम अंगुत्तर निकाय में भी आया है। चतुर्सेन ने लिखा वैशाली की नगरवधु 1949। फिर इधर मित्रों आ जाइए, ये है आपका हजारी प्रसाद। तो हजारी प्रसाद ने जो है ये
हजारी प्रसाद, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा 1977। फिर ये बाण भट्ट की आत्मकथा में वातावरण और मन स्थितियों की तीव्रता है। चारूचंद्र लेख की मूल कथा प्रबंध चिंतामणि से ली गई है। पुनर्नवा में लोरिक और चंदा की लोक कथा है। मृच्छ कटिकम की कथा से जोड़कर कालिदास को भी इसमें ले आया गया है। फिर ये अनामदास का पोथा छांदोग्य उपनिषद की कथा पर आधारित है। फिर इसके बाद मित्रों ये आ जाइए अमृतलाल नागर जी का मानस का हंस 1974 में, जो तुलसीदास के मानसिक विकास और उनके विविधतापूर्ण जीवन के बारे में है। राजनीतिक उपन्यास में तो यशपाल का झूठा सच और अमृतलाल नागर का बूंद और समुद्र ये राजनीतिक उपन्यास है। झूठा सच विभाजन की महाकाव्यात्मक गाथा है। यानी आपका इस पे प्रश्न बनेगा मित्रों कि झूठा और सच में निम्नलिखित में से किस पर विभाजन की, भारत पाक विभाजन की महात्रासदी है, तो उसका उत्तर झूठा सच होगा। भीष्म साहनी का तमस भी ऐसा ही उपन्यास है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं मित्रों ये आपका आता है कामता नाथ का। तो ये कामता नाथ का काल कथा अमरकांत का इन्हीं हथियारों से, ये स्वाधीनता आंदोलन पर आधारित उपन्यास है। यह है महानगरीय उपन्यास। तो जगदम्बा प्रसाद मित दीक्षित मुर्दाघर, पंकज विष्ट लेकिन दरवाजा। मुर्दाघर जो है मुंबई के वेश्या जीवन पर, लेकिन दरवाजा दिल्ली के साहित्यकारों के हास्योन्मुखी सुविधा खोजी पर आधारित है। मन्नू भंडारी आपका बंटी और महाभोज में आधुनिक विसंगतियों को देखा गया है। अलका सरावगी कलिकाया बाई पास, कलिकाया बाई पास ने लिखा है अलका सरावगी ने। ये व्यंग प्रधान उपन्यास। भैरव प्रसाद गुप्त ने अंतिम अध्याय, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी और मनोहर श्याम जोशी का कुरकुर स्वाहा, ये सभी व्यंग प्रधान उपन्यास हैं। जोशी का कसब क्षेत्रीय प्रेम कथा है। काशीनाथ सिंह का अपना मोर्चा शिक्षा जगत की हलचलों का चित्रण है। पंजाब की विभाजन पूर्व स्थितियों का स्मृत रूप कृष्णा सोबती के जिंदगी नामा उपन्यास में दिखाई देता है। अब हम लोग देख लेते हैं कहानियाँ। तो ये है आपका 1955 के आसपास नई कहानी आंदोलन चल निकला था और नई कहानियों के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त जी थे। फिर यहाँ हम लोग सीधे देखते हैं ये शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ, मार्केंडेय की गुलरा का बाबा, रेणुका, वो तो हमने देख ही लिया पहले ही। फिर इसके बाद है रेणु की कहानियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम। 40 वर्षीय ये ग्रामीणवान, इसमें जो है ये 40 वर्षीय ग्रामीणवान हीरामन और नर्तकी हीराबाई के परस्पर प्रेम की आकर्षण की कथा है मित्रों। फिर इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं मोहन राकेश की पत्नी एक और जिंदगी, इसमें नायक उद्विग्न है। फिर कमलेश्वर का राजा निर्वंशिया, रविंद्र कालिया की कहानी 9 साल की छोटी पत्नी, ये सभी कहानियाँ ही मित्रों हम लोग पढ़ रहे हैं। कृष्णा सोबती जो है, ये कृष्णा सोबती का रचना है मित्रों मरजानी। राजेंद्र यादव का टूटना, सानी इमारत ढहाने वाले। फिर ये है भीष्म साहनी का है ये चीफ की दावत और वापसी, भीष्म साहनी ने लिखा है। सॉरी वापसी मित्रों ये उषा प्रियमवदा का है और ये चीफ की दावत भीष्म साहनी का है। तो इसको हम लोग इम्प्रूव कर देते हैं, चीफ की दावत भीष्म साहनी और वापसी उषा
कि चीफ की दावत में परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्धा माँ की महत्व का उजागर, और वापसी में निहायत निर्मम ढंग से दिखाया गया सेवानिवृत्त होकर परिवार में मनुष्य कैसे फालतू हो जाता है। वापसी कहानी टूटते हुए संयुक्त परिवार का ये विवशता की स्वीकृति है। अमरकांत की कहानी डिप्टी कलेक्टरी, इसमें भी कहानी में डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा देता है। बेटा आतुरता की धार पर वेदना सहता है पिता, और पिता से पुत्र की आशाएं आकांक्षाएं जो हैं वो अतीत के प्रति वर्तमान की शुभकामनाएं हैं। सकल दीप बाबू व्यग्रता और अधीरता की चेष्टा में मध्यवर्गीय समाज की ये उन्होंने रूढ़ियाँ अंधविश्वास एक रास्ता ये उभरने की मानसिकता है। अब इसके बाद ये है जिंदगी और जोंक, तो ये इन्हीं का है मित्रों। सप्ताहांत, मूस, मकान, हत्यारे, सभी कहानियाँ इन्हीं का है। फिर ये शेखर जोशी का है कोसी का घटवार और दाज्यू। फिर ये बदबू और हलवाहा, सभी शेखर जोशी की ही रचनाएं हैं। फिर उसके बाद हम लोग मित्रों ये देख लेते हैं अगले पेज पर, विश्व प्रभाकर हैं, तो इन्होंने धरती अब भी घूम रही है लिखा है। फिर इसके बाद है मधुकर सिंह की एक कहानी है लहू पुकारे आदमी, तो ये है लहू पुकारे आदमी। फिर इसके बाद यहाँ पर है बिस्मिल्लाह की कहानी सुलह। फिर यहाँ है लक्ष्मी नारायण मिश्र ने गांधी जी पर मृत्युंजय 1958 में लिखा। उदय शंकर भट्ट ने शक विजय 1949, नया समाज उदय शंकर भट्ट का ही 1955। फिर स्वाधीन भारत के नाटक साहित्य में ये पहला उल्लेखनीय नाम जगदीश चंद्र माथुर का है। कोणार्क 1900, ये हम लोग यहाँ से नाटक पढ़ रहे हैं मित्रों। ये लक्ष्मी नारायण का मृत्युंजय 1958 नाटक है। कोणार्क शारदीया पहला राजा दशरथ नंदन 1974, ये पहला राजा 69, दशरथ नंदन 74, ये सभी जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है मित्रों। और कोणार्क में क्या है इसका विषय, तो कलाकार के संघर्ष की समस्या। गीति नाटकों की परंपरा में धर्मवीर भारती का अंधा युग निसंदेह स्वतंत्र उत्तर हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचना है। और इसमें जो है महाभारत के अंतिम कौशल अंश को कौशल के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के साथ जोड़ा गया है। और यहाँ दूसरा उल्लेखनीय गीत नाटक है दुष्यंत कुमार एक कंठ विस्पाई 1963, तो ये भी गीत नाटक है दुष्यंत कुमार का एक कंठ विस्पाई। फिर ये है मित्रों यहाँ से आप देख लीजिए अज्ञेय जी के निबंध ये हैं। तो अज्ञेय जी निबंध किस नाम से लिखते थे, कुट्टी चातन इनका उपनाम था। और आत्मने पद और भवंती ये प्रतिनिधि निबंध संग्रह हैं। फिर इसके बाद यहाँ आप देख लीजिए ये भी इम्पॉर्टेंट निबंध है। नामवर सिंह व्यंग परक निबंध का संकलन बकलम खुद। और धर्मवीर भारती जी का ये है क्या है, ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह है। समालोचना देख लीजिए, नागेंद्र ने रस सिद्धांत पर काम किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास काव्य की ललित मीमांसा यानी कालिदास की लालित्य योजना पर काम किया। पंडित नंदुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य 20वीं सदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीर। डॉक्टर नगेंद्र का सुमित्रानंदन पंत और साकेत एक अध्ययन 1947 के पूर्व ही प्रकाशित हो चुके थे मित्रों। अब इसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं ये मेघदूत एक कहानी, ये भी आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है। मेघदूत एक कहानी, और ये कालिदास की लालित्य योजना हमने पढ़ ही लिया। फिर ये आपका ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है मित्रों, लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के प्रतिमान। इसमें नई कविता की प्रवृत्तियों को जो है उकेरा गया है। फिर यहाँ पे है मित्रों आपका ये धर्मवीर भारती मानव मूल्य और साहित्य। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए ये उन्होंने
लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, शमशेर की कविताओं की बनावट आदि इन्होंने आलोचनात्मक निबंध लिखा। तो लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, ये किसने लिखा था? तो धर्मवीर भारती ने। यहाँ पर यही होना चाहिए मित्रों, वैसे यही हुई होगा। फिर अगर मिस्टेक होता है तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे, लेकिन यही यहाँ पर है, उन्होंने मतलब धर्मवीर भारती ही होगा। तो हमें मालूम रहना चाहिए कि लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, यह किसकी कृति है? तो धर्मवीर भारती का। शमशेर की कविताओं की बनावट किसकी कृति है? तो धर्मवीर भारती का। यहाँ देख लीजिए रामविलास शर्मा ने क्या लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, निराला, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी, इनको प्रगतिवादी आलोचना पे प्रतिष्ठित किया है। निराला पर पहला लेख उन्होंने 1934 में लिखा था। फिर ये इसके बाद इन्होंने निराला की साहित्य साधना के 3 खंड हैं, और जिसमें इन्होंने निराला के व्यक्तित्व और साहित्य में अंतः संबंधता एवं अन्य आश्रय संबंध देखा है। निराला की साहित्य साधना खंड 2 में निराला की साहित्य की समालोचना है मित्रों। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं मित्रों, ये डॉक्टर नामवर सिंह। तो यहाँ है ये आपका छायावाद, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज। तो ये इतना नामवर सिंह का है मित्रों। फिर इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि कहानी नई कहानी, ये कहानी नई कहानी की ये जो है गंभीर परंपरा आलोचना की हुई है। कविता के नए प्रतिमान में नामवर सिंह ने नई कविता की विवेचना किया है। तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद यहाँ है मुक्तिबोध आते हैं मित्रों। तो मुक्तिबोध ने क्या लिखा है? कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी को बृहत फैंटेसी इन्होंने कहा है। फिर इसके बाद यहाँ देख लीजिए मुक्तिबोध ने पंत, त्रिलोचन, शमशेर, दिनकर की उर्वशी आदि पर मौलिक विचार प्रस्तुत किया है और अपनी आलोचना का प्रतिभा दिया है। चंद्रबली सिंह ने प्रगतिवादी आलोचक हैं, जिनके निबंध लोक दृष्टि और साहित्य में संकलित हैं। और ये शिव कुमार, रमेश कुंतली, सुरेंद्र चौधरी भी प्रगतिशील आलोचक हैं। यहाँ देखें देवराज और रामस्वरूप चतुर्वेदी किसी विचारधारा या साहित्यिक सिद्धांत से प्रतिबद्ध आलोचक नहीं हैं। उनकी आलोचना का एक प्रकार का खुलापन है, और ये देवराज दर्शन के छायावाद का पतन इन्होंने लिखा है। फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा इन्होंने। इनकी पुस्तक हम लोग पढ़ेंगे भी मित्रों अभी इस बाद में। तो ये है इन्होंने लिखा है यहाँ, भाषा और साहित्य के साथ साथ तथा उसके माध्यम से हिंदी भाषी जाति के जीवन मूल्यों के विकास को भी रेखांकित करने को उपक्रम है। यह हिंदी साहित्य के साथ हिंदी संवेदना का इतिहास भी होने का यत्न हुआ है। तो ये उनकी पुस्तक से ही है मित्रों। अब ये है आपका रविंद्रनाथ श्रीवास्तव। तो ये आलोचना पत्रिका पे इन्होंने कार्य किया था। साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं थोड़ा सा हम देख लेते हैं मित्रों। तो ये है आपका हरिश्चंद्र, कवि वचन सुधा, सरस्वती, माधुरी सुधा, हिंदी प्रदीप, मतवाला, विशाल भारत, हंस रूपाभ। तो यहाँ स्वतंत्र उत्तर भारत में हंस, प्रतीक, कल्पना, वसुधा, नई कविता, ज्ञानोदय, कहानी और नई कहानी। तो यहाँ इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यदि कोई लघु पत्रिका आंदोलन था तो इसके प्रवर्तन का श्रेय विष्णुचंद्र शर्मा को ही मिलना चाहिए। फिर यहाँ देख लीजिए कवि नामक पत्रिका 58 में काशी से प्रकाशित की गई थी। फिर ये जो है आपका दस्तावेज, वाम, पहल, अब, उत्तर सती, उत्तरार्ध, गीत, कथन, ये भी कुछ चर्चित पत्रिकाएं हैं। फिर यहाँ हम देख लेते हैं 1968 से आलोचना नामक ये समीक्षा पत्रिका नामवर सिंह के संपादन में प्रकाशित हुई थी। फिर ये समालोचक नाम से जो है रामविलास शर्मा के संपादन में आगरा से।
फिर यह है नेमीचंद जैन ने नटरंग नामक नाट्य पत्रिका का संपादन किया था। तो इस तरह से मित्रों अब यहाँ देख लीजिए। और इसमें सरकार भी ये निकलती है, आजकल ये सरकार की तरफ से निकल रही है। भोपाल से ये पूर्वाग्रह और साक्षात्कार पत्रिका प्रकाशित हो रही है। साहित्य अकादमी की ओर से मित्रों यहाँ साहित्य अकादमी की ओर से भी प्रस्तुत करने वाली ये समकालीन भारत साहित्य प्रकाशित हो रही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन से सम्मेलन पत्रिका और नागरी प्रचारणी सभा की ओर से नागरी प्रचारणी पत्रिका भी अपना काम कर रही है। तो बस थोड़ा सा और है मित्रों, आज हम लोग इसको ख़त्म करने वाले थे, तो आज समाप्त कर देते हैं पुस्तक। ये रिपोर्टाज रांगे राघव तूफानों के बीच, अमृत राय लाल धरती, भगवत शरण उपाध्याय इतिहास के पन्नों पर खून के धब्बे, अश्क ने पहाड़ों में प्रेममय संगीत, भदंत आनंद कौशल्या ने देश की मिट्टी बोलती है। तो ये इन्होंने लिखा है मित्रों। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह प्लाट का मोर्चा, धर्मवीर भारती रिपोर्टाजों का संग्रह है ब्रह्मपुत्र के मोर्चे से। और उसके बाद ये ऋण जल धन जल फणीश्वरनाथ रेणु के संस्मरणात्मक रिपोर्टाजों का ये संकलन है। तो इस तरह से मित्रों हो गया ये आपका रिपोर्टाज। इसको फिर से देख लेते हैं। ये अमृत राय लाल धरती, भगवत शरण उपाध्याय का इतिहास के पन्नों पर खून के धब्बे, अश्क पहाड़ों में प्रेममय संगीत, भदंत आनंद कौशलायन, देश की मिट्टी बोलती है। फिर ये धर्मवीर भारती का है ब्रह्मपुत्र के मोर्चे से। फिर ये है ऋण जल दंजल फणीश्वरनाथ रेणु। अब इसके बाद यहाँ पर है मित्रों, आप यहाँ देख लीजिए, ये है आत्मकथा है आपका। तो ये बनारसी कवि बनारसी दास अर्ध कथानक हो गया। गांधी जी का आत्मकथा सत्य के प्रयोग हो गया। नेहरू जी मेरी आत्मकहानी अंग्रेजी में लिखी गई है। राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी है। बच्चन ने अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, प्रवासी की डायरी नाम से 4 खंड में लिखा है आपने। तो ये 4 खंड में है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, प्रवासी की डायरी। राहुल संकृत्यायन ने मेरी जीवन यात्रा 3 खंड में लिखा है। यशपाल सिंहावलोकन सेठ गोविंद दास आत्मकथा और रामविलास शर्मा की आत्मकथा 2 खंड में है, अपनी धरती अपने लोग। जीवनी देख लेते हैं प्रमुख मित्रों। तो चंद्रशेखर शुक्ल का रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा का निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में है। अमृत राय कलम का सिपाही, विष्णु प्रभाकर शरण चंद की जीवनी आवारा मसीहा और विष्णु शर्मा द्वारा लिखित मुक्तिबोध की जीवनी मुक्तिबोध की आत्मकथा प्रसिद्ध है। अब हम पत्र साहित्य देख लेते हैं मित्रों। बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठे, ये काल्पनिक पत्रों का संग्रह है। रामविलास शर्मा का मित्र संवाद और नेमीचंद का पाया पत्र तुम्हारा, ये पत्र साहित्य के रूप में चर्चित हुए हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ज्ञान साहित्य मित्रों। तो ज्ञान साहित्य के अंतर्गत हमें केवल ये पंडित किशोरीदास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन याद कर लेना है। और उसके बाद ये स्वयं नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित एक हिंदी विश्वकोश हो गया। फिर ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश, इसके प्रधान संपादक धीरेन्द्र वर्मा थे। फिर उसके बाद हम लोग अगला और लास्ट अब देखते हैं मित्रों। ये है आपका, यहाँ से हम लोग देखते हैं संस्मरण। तो ये अभी आधुनिक गद्य विधा है। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहा जाता है। हिंदी के रेखा चित्र साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। फिर यहाँ से ये है
1947 में स्मृति की रेखाएं, जो संस्मरण और रेखा चित्र दोनों है। 1941 में अतीत के चलचित्र। फिर यह है राम वृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्तें, शिव पूजन सहायक का संस्मरण संकलन, वे दिन वे लोग 1965। फिर ये है आपका उपेंद्र नाथ अस्क ने मंटो संबंधी संस्मरण मंटो मेरा दुश्मन 1957 के पास प्रकाशित कराया। फिर ये हैं आपकी शिवरानी देवी, प्रेमचंद घर में इन्होंने लिखा, संस्मरण साहित्य की अनूठी कृति मानी जाती है। विष्णुचंद शर्मा ने इन लोगों के मध्य नाम से एक संस्मरणात्मक पुस्तक लिखी। फिर काशीनाथ सिंह ने काशी का 80, रवीन कालिया गालिब छोटी शराब, और ये कांति कुमार जैन ने तुम्हारा परसाई नाम से लिखा है। यात्रा वृत्तांत देख लीजिए, ये है राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ शास्त्र मेरी चीन यात्रा किन्नर देश में, ये इनका यात्रा वृत्तांत है। भागवत शरण उपाध्याय का वो दुनिया सागर की लहरों पर। फिर ये अज्ञे अरे यायावर रहेगा याद एक बूंद सहसा उछली, तो ये क्या है मित्रों, यात्रा वृत्तांत है। यशपाल लोहे की दीवार के दोनों ओर, और ये स्वर्ग उद्यान बिना सांप, तो ये इनका यात्रा वृत्तांत है मित्रों। राम वृक्ष बेनी पैरों में पंख बांधकर, धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय, प्रभाकर द्विवेदी पार उतरी कहाँ जहियों धूप में सोई नदी। फिर ये है आपका अमृतलाल बेगड़ का सौंदर्य की नदी नर्मदा। यहाँ लास्ट है मित्रों, कृष्णनाथ ने भी पठनी यात्रा वृत्तांत, लद्दाख में राग विराग और स्पीति में बारिश। तो ये आज आपका मित्रों ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास समाप्त। इसके बाद हम लोग जब चर्चा करेंगे मित्रों, तो हिंदी साहित्य यानी हिंदी का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर रामचंद्र शुक्ल का भक्ति काल, नागेंद्र जी का रीति काल और बच्चन जी का, इस तरह से हम लोग क्रम से पढ़ेंगे। तो ठीक है मित्रों, थैंक यू।